दोस्तों नमस्कार। मैं दिलीप त्रिपाठी पत्रकार आप सबका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल लोक सभा पर। मित्रों, आज का विषय बहुत ही गंभीर है। यह भारतीय न्यायपालिका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय समाज के लिए कई सारे सवालों को समेटे हुए भी है। मित्रों, आज का वीडियो देश के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के हत्यारों की सुप्रीम कोर्ट की रिहाई के आदेश से संबंधित है। यह वीडियो जब तक आप पहुंच रहा है तब तक इस आदेश का अनुपालन भी हो चुका है और सारे दोषी जेल से बाहर आ चुके हैं। मित्रों, राजीव गांधी के हत्यारों को पहले तो निचली अदालत से फांसी मिली, सभी 26 के 26 को। बाद में वह फांसी निचली अदालत ने इन सबको 1998 में फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में इसमें से केवल 4 पेरारीवाला, मुरुगन, संतन और नलिनी को फांसी की सजा के योग्य पाया था। शेष को सजा से राहत दे दी गई थी और इसमें भी देरी के आधार पर, सजा में देरी के आधार पर, फांसी की सजा में देरी के आधार पर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। हालांकि इसमें से नलिनी की मौत की सजा को 2001 में ही उम्र कैद में बदल दिया गया था। यह कहा गया था कि उसकी एक बेटी है और बेटी के पालन पोषण के लिए, बेटी के संरक्षण के लिए, उसके देखभाल के लिए माँ का होना आवश्यक है। खैर, यह उम्र कैद की सजा भी अब रिहाई के आदेश के साथ इन सबको एक जीवन दान दे चुकी है। अभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। मित्रों, यह फैसला आने के बाद जैसा कि स्वाभाविक था कि देश की व्यवस्था में, देश के जनमानस के अंतर्मन में तमाम सारे सवाल पैदा हुए, तमाम सारी बहस पैदा हुई। लेकिन यह फैसला जिन लोगों से संबंधित था, पहले उनके नाम जान लें। इसमें कुल 6 लोग थे: नलिनी श्रीहरन, आर.पी. रविचंद्रन, एस. राजा उर्फ शांतन, श्रीहरन उर्फ मुरुगन, रॉबर्ट पायस और एस. जयकुमारन। इसमें नलिनी श्रीहरन उर्फ मुरुगन की पत्नी है। नलिनी और आर.पी. रविचंद्रन के अलावा बाकी ये चारों श्रीलंकाई नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन नहीं है। अब बात आती है कि ये जो फैसला आया, इसको जस्टिस B.R. गवई और V.V. नागरत्ना की पीठ ने दिया। पीठ ने इस फैसले के लिए जो आधार बनाया, वो आधार यह था कि दोषियों का जेल में प्रवास के दौरान, जेल में रहने के दौरान आचरण अच्छा था, बढ़िया था। और साथ ही यह भी कहा कि दोषियों ने जेल में रहने के दौरान शैक्षिक उपलब्धियां अर्जित की, इन्होंने शैक्षिक डिग्रियां अर्जित की और इस आधार पर उनको रिहाई के योग्य माना। रिहाई के योग्य माने जाने की बहस कहाँ शुरू हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे गया? दरअसल तमिलनाडु सरकार ने एक प्रस्ताव किया कि इन सभी दोषियों की रिहाई हो जानी चाहिए और यह प्रस्ताव पिछले 4 साल से तमिलनाडु के राज्यपाल के पास लंबित था। राज्यपाल के पास लंबित इस प्रस्ताव
को जब न्यायालय में दोषियों की तरफ से चुनौती दी गई, राज्यपाल के विशेषाधिकार को चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 161 के तहत अपने समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए मामले में हस्तक्षेप किया और उसके तहत यह फैसला आया। अब यह जो भी रहा मामला, इसके और आगे जाएं कि इस देश में इसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है, क्या चर्चा हो रही है, न्यायिक दृष्टि से न्याय की अवधारणा के वर्ग से ये फैसला कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, इस पर कुछ चर्चा करें। उसके पहले थोड़ा सा राजीव हत्याकांड की पृष्ठभूमि पर विचार करते चलते हैं और हत्याकांड कैसे कैसे घटित हुआ और किस तरह से हमने देश के एक युवा सजीले और जिनका एक लंबा करियर अभी बाकी था, देश की उनसे बहुत उम्मीदें थी, देश की सेवा के लिए अभी उनके पास काफ़ी वक्त था, उनको हमसे छीन लिया। न सिर्फ उनको हमसे छीन लिया बल्कि देश की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल भी पैदा करी। यह सर्वविदित है कि स्वर्गीय राजीव गांधी राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे, वह तो अपने पायलट की नौकरी में खुश थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। 1984 में उनकी मां, देश की 5वीं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की, उन्हीं के अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह अंगरक्षक खालिस्तान आतंकवादियों द्वारा प्रेरित थे। यह खालिस्तान के विचारधारा के, खालिस्तान की मार्ग की अवधारणा के समर्थक थे। इन्होंने स्वर्गीय गांधी को जब छीन लिया तो ऐसे में स्वर्गीय राजीव गांधी देश के 6ठे प्रधानमंत्री के रूप में और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली और देश को तेजी से आगे ले जाने में अपना योगदान देना शुरू किया। राजीव गांधी को देश में संचार क्रांति का जनक माना जाता है। उनको आज की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रौद्योगिकी है इसका पुरोधा माना जाता है। राजीव गांधी जी ने देश और विदेश के तमाम मोर्चों पर देश के लिए जो काम करना शुरू किया, उसमें उनके द्वारा श्रीलंकाई सरकार के वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति J.R. जयवर्धने के अनुरोध पर वहाँ शांति सेना भेजने का फैसला किया। दरअसल वहाँ पर श्रीलंकाई आतंकी संगठन LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के आतंकियों द्वारा सरकार के विरुद्ध एक संघर्ष किया जा रहा था। श्रीलंकाई सेना, श्रीलंकाई व्यवस्था इस संघर्ष से निपटने में खुद को अक्षम और असहाय पा रही थी। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई। श्रीलंकाई आतंकी संगठन लिट्टे को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वह श्रीलंका की सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करे। लिट्टे और श्रीलंका सरकार के बीच शांति समझौता तो हो गया, परंतु यह कितना प्रभावी और अस्थायी रहा, इसको कितना स्वीकार किया श्रीलंकाई तमिलों ने, इस बात का उदाहरण समझौते के दिन ही देखने को मिल गया जब गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए एक श्रीलंकाई सैनिक विजिथा रोहाना ने राजीव पर हमला किया। यदि उस समय रोहाना के राइफल में गोलियां होती तो शायद राजीव उसी समय इतिहास बन गए होते। यह तो एक उदाहरण था कि तमिलों ने और लिट्टे ने इस समझौते को दबाव में स्वीकार किया था, मन से वो इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। हालांकि स्थिति ये बनी कि 1988 में ही एक दूसरी भी वजह बन गई लिट्टे के नाराज होने की। राजीव ने मालदीव में तमिल संगठन PLOTE की तख्ता पलट की कोशिशें थी। मालदीव सरकार को अस्थिर करना चाहते थे और राजीव ने भारत की सेना भेज करके और इस तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया। तमिल लोग, तमिल संगठन इस बात से भी नाराज हुए और जब नाराज हुए तो लिट्टे का प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरन
ये राजीव की जान का दुश्मन बन गया। इसने राजीव को ही रास्ते से हटाने के ठान ली और तमिलों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करने लगा कि राजीव ही तमिलों के सबसे बड़े विरोधी हैं और राजीव के रास्ते रहते तमिलों का, राजीव के जिंदा रहते तमिलों का हित संभव नहीं है। अब उसने, प्रभाकरण ने अपने सहयोगियों, जिसमें मुथु राजा था, बेबी सुब्रमण्यम थी, मुरुगन, बेबी सुब्रमण्यम, मुरुगन, शिवरासन, ये सब थे। इनको राजीव के को रास्ते से हटाने की इनकी आतुरता और इनके समर्पण को कह लें कि देखिए कि शिवरासन जब भारत आया और भारत में काफ़ी खोजबीन के बाद, तलाश करने के बाद उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको मानव बम के रूप में प्लांट कर सके, तो वो वापस श्रीलंका गया और उसने अपनी चचेरी बहनों धनु और सुभा को इसके लिए तैयार कर लिया और उनको इंडिया ले आया। 1988 से ही राजीव को रास्ते से हटाने की योजना बनाने वाले लिट्टे को, बेलू पिल्लई प्रभाकरण को, उसके सूत्रधार जिसको भारत में रह करके इस गतिविधि को अंजाम तक पहुंचाना था, शिवरासन को सफलता मिली 1991 में। और इसके लिए इन्होंने बाकायदा जो होमवर्क किया, जो रेकी की, जो इन्होंने अपनी कोशिश की, उस कोशिश में भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की खामियों का जो अध्ययन किया और जिस ढंग से वो खामियां उजागर हुई, जांच के दौरान पता चला कि 1991 में ही तिरुवल्लुवर के अरकोनम में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और डीएमके के एम करुणानिधि, इन दोनों की सभा में शिवरासन मानव बम लेकर के मंच के एकदम करीब तक पहुंच गया था और सुरक्षा एजेंसियां उसको पकड़ नहीं पाई। यहाँ ये बात ध्यान देने लायक है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी चूंकि लिट्टे के निशाने पे थे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी एक प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था तो आमतौर पर होती ही। तो लेकिन उसके बावजूद अगर वीपी सिंह के करीब इतना पहुँच गया तो शिवरासन का हौसला बढ़ा। इस बीच इनको जानकारी मिली कि 21 मई 1991 को ही राजीव गांधी की एक सभा है तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में, और बस ये लोग खाका तैयार करने लगे, ये वहाँ पर अपनी कोशिश करने लगे और सब पहुँच गए उस सभा में। उस सभा में जब ये पहुँचे हैं तो कुल 5 लोगों की जिम्मेदारी थी। वहाँ पे 5 लोगों ने इस काम को करने के लिए बीड़ा उठाया, जिसमें शिवरासन था, धनु थी, सुभा, नलिनी और हरिबाबू। हरिबाबू बतौर फोटोग्राफर वहाँ गया था। पेरारीवलन का रोल इस मामले में यह था कि मानव बम के रूप में जो 9 वोल्ट की बैटरी यूज की गई थी, उस बैटरी को पेरारीवलन ने ही उपलब्ध कराया था शिवरासन को, और जो मानव बम के रूप में कमर में बेल्ट बांधी गई, जो आरडीएक्स और उसका प्रयोग हुआ, जो उसकी सर्किट बनाई गई, उसमें उस बैटरी का एक अहम योगदान था, अहम रोल था। खैर हुआ ये कि राजीव उस सभा में लेट पहुंचे थे, काफ़ी विलम्ब से पहुंचे थे। विलम्ब से पहुंचने पर आयोजक भी थोड़ा सा हड़बड़ी में थे, सुरक्षा एजेंसियां भी उस विलम्ब के चलते और उस हड़बड़ी के चलते उतनी मुस्तैद नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी मुस्तैद थी। और एक महिला इंस्पेक्टर ने धनु को रोकने की कोशिश भी की थी। धनु को महिला इंस्पेक्टर रोक रही थी, राजू की निगाह पड़ गई। राजू ने स्वयं ही महिला इंस्पेक्टर को मना कर दिया और धनु को अपने पास बुलाया। धनु ने माला पहनाई। दूर बैठे आतंकवादियों ने रिमोट सेंसर तकनीक का प्रयोग करके विस्फोट कर दिया। मानव बम बनी धनु स्वर्गीय राजीव गांधी समेत 14 अन्य जिंदगियां मांस के लोथड़ों में तब्दील हो गई। यह तो पूरी कहानी थी राजीव हत्याकांड की। परंतु राजीव हत्याकांड के बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा अजीब था। हत्याकांड के
राजनीतिक नफा नुकसान के नज़रिए से भी बाद में कोशिशें और बातें शुरू हुई और स्थिति ये बनी कि तमिलनाडु की एक प्रमुख पार्टी डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये कांग्रेस की सहयोगी पार्टी भी है। अजीब विडंबना है कि कांग्रेस सहयोगी पार्टी है और ये राजीव हत्याकांड के दोषियों की समर्थक पार्टी भी है। इसलिए है निश्चित रूप से एक अजीब बात थी, लेकिन राजनीति है, चलता रहता है। यहाँ पर कुछ भी अस्थायी नहीं है, तो वो एक अलग प्रसंग है, उस पर नहीं जाना है। लेकिन फिर हुआ ये कि श्रीलंका की सरकार, क्षमा करिएगा, तमिलनाडु की सरकार एक अपील कर दी है कि दोषियों को रिहाई दे दी जाए। वह अपील 4 साल से 2018 से ही राज्यपाल के पास लंबित थी। राज्यपाल ने उस पर कोई फैसला नहीं किया। स्पष्टता यह माना जा सकता है कि राज्यपाल इसके लिए सहमत नहीं थे, वो नहीं चाहते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 161 के तहत कोर्ट के समीक्षा के अधिकार का प्रयोग किया और राज्यपाल को यह कहा कि राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह, उसका प्रस्ताव उनके लिए बाध्यकारी है। उन्हें अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है और ऐसे में कोर्ट ने यह व्यवस्था दी और रिहाई के आदेश दिए। जाहिर सी बात, इस आदेश के आने के बाद खलबली मचना स्वाभाविक थी। खलबली मची और सबसे पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की आई। स्वाभाविक बात है, कांग्रेस की आई। पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश, बाद में अभिषेक मनु सिंघवी और फिर केसी वेणुगोपाल ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और सभी की प्रतिक्रिया एक जैसी ही लगभग थी। सबने इसको बताया कि यह न्याय की मूल भावना के विपरीत है और साथ ही साथ यह भी कहा कि कहीं न कहीं न्यायिक सक्रियता का बेजा प्रयोग किया गया है। न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस की इस कड़ी प्रतिक्रिया में यह भी शामिल किया गया कि कांग्रेस इस फैसले की वापसी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो कहा कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की उस राय से भी सहमति रखती है जिसमें उन्होंने दोषियों को क्षमा कर देने की बात कही थी, दोषियों की रिहाई की मांग की थी। कांग्रेस ने कहा कि देश की प्रभुसत्ता केंद्र सरकार में निहित होती है। जब मद्रास उच्च न्यायालय और केंद्र सरकार दोनों तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव से असहमत थे, तो कोर्ट ने इन दोनों की असहमति का संज्ञान क्यों नहीं लिया और किस आधार पर उन्होंने ये फैसला दे दिया। कांग्रेस ने तो इसको अस्वीकार्य कहा, गलत कहा और साथ ही साथ देश की संप्रभुता पर हमला तक करार दे दिया और कहा कि इसे सामान्य तरीकों से नहीं लिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की राय में देश की संप्रभुता वास करती है। अदालत का यह फैसला केंद्र सरकार की राय से असहमति व्यक्त करने वाला है। और इसी मामले में प्रतिक्रिया देते हुए, हालांकि एक तथ्य यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने इस मामले में त्वरित रूप से कोई बड़ी और कड़ी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। कांग्रेस इस बात की आलोचना भी कर रही है और वह इसको निंदनीय मान रही है। लेकिन इसी हमले में जीवित बची एक पुलिस अधिकारी जो अब रिटायर्ड है, डेजी अर्नेस्ट ने भी सवाल उठाया कि मेरे जैसे लगभग 4 दर्जन घायलों और 15 अन्य मृतकों के लिए, उनके परिजनों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए इस फैसले में न्याय कहाँ है। अब न्याय अन्याय
कि इस बीच में जो नलिनी की वकील हैं वी पुंगालेंथी ने तो यह कहा कि भाई ये राज्यपालों के लिए रिमाइंडर है कि राज्यपालों को अपने विवेकाधीन कोटे का प्रयोग करने का, अपने विवेक का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह को मान लेना चाहिए। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इस फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसे न्याय की जीत बताया। लेकिन देश में क्या चल रहा है इसकी अभिव्यक्ति समाचार पत्रों के माध्यम से हुई। हालांकि देश के हिंदी और अंग्रेजी के सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने इस फैसले को खबर के मामले में तो प्रमुखता दी। खबर के मामले में सभी समाचार पत्रों ने कई सारे अखबार देखे। मैंने जनसत्ता देखा, दैनिक जागरण देखा, नवभारत टाइम्स देखा, हिंदुस्तान देखा, सब में एक जैसी स्थिति थी। अंग्रेजी के अखबारों को भी मैं देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पायनियर, सब ने इसको प्रमुखता दी। लेकिन एडिटोरियल के बेस पे इसको अंग्रेजी अखबारों ने कोई बहुत महत्व नहीं दिया और सभी प्रमुख अखबारों ने इस पर एडिटोरियल से किनारा किया। लेकिन हिंदी के दो प्रमुख अखबारों को जब मैं देख रहा था उसमें मैंने देखा कि जागरण जहां इस फैसले से पूरी तौर पे असहमत है और बहुत कठोर शब्दों में इस फैसले की आलोचना की है और इसे न्यायिक अस्वीकार्यता का बेजा प्रयोग बताया है। जागरण ने सवाल उठाया है कि कोर्ट पता नहीं क्या संदेश देना चाह रहा, क्या सामाजिक संदेश देना चाह रहा है इससे। ये विशेषाधिकार का अनुचित प्रयोग है। वहाँ यह बात भी कही गई या देश में भी यह बात कही जा रही है कि इस फैसले से देश में अन्य जघन्य हत्याकांडों के दोषियों द्वारा भी एक तरह से मांग उठाई जा सकती है कि उसका लाभ उनको मिले, उनके लिए नजीर बन सकती है। जैसे आपको यह तत्संज्ञान में होगा कि बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषियों की तरफ से भी ऐसी मांग उठाई जा रही है लंबे समय से। इन दोषियों के सामाजिक महिमा मंडन की भी बात हो सकती है, इनका महिमा मंडन करके राजनीतिक लाभ की कोशिशें भी हो सकती हैं। मैं अभी रिहाई के फोटो देख रहा था, उसमें एक रिहाई पाए व्यक्ति को लोग कंधों पर उठाए दिख रहे हैं। यह चीज़ हो सकती है। संकीर्ण क्षेत्रवाद की राजनीति को इससे बढ़ावा मिलेगा। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ दक्षिण में क्षेत्रवादी राजनीति में कुछ पार्टियां आकंठ लिप्त हैं और संघीय ढांचे के अतिक्रमण की भी कोशिशों से बाज नहीं आती हैं। वहीं इस फैसले पर नवभारत टाइम्स की राय है कि यह मुश्किल फैसला था, परंतु आवश्यक एवं उचित फैसला था। उचित और आवश्यक फैसला बताते हुए वो नवभारत टाइम्स इसे भारत की न्यायिक परिपक्वता का उदाहरण बता रहा है। नवभारत टाइम्स बेसिकली वही सब बातें रख रहा है जो फैसले का आधार मानी गई हैं, जैसे दोषियों का आचरण, जैसे दोषियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करना, ये सब कह रहा है। हालांकि देश के आम जनमानस की बात करें, अगर कुछ पढ़े लिखे लोगों की बात करें, बुद्धिजीवियों की बात करें, देश के सामाजिक सरोकारों से, देश के अन्य सरोकारों से जुड़े लोगों की बात करें, तमाम लोगों से मेरी चर्चा हुई, बात हुई और लोग इसको आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, न्यायालय का फैसला देशवासियों के सिर माथे होता है, सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन एक सवाल तो अपनी जगह ही है कि अदालतों में, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगभग 31 साल लंबी कानूनी लड़ाई का संपूर्ण प्रतिफल क्या है? अपराधियों के लिए, राष्ट्रद्रोहियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए, देश के भीतर या बाहर बैठे देश के दुश्मनों के लिए इस फैसले में क्या कुछ कड़ा संदेश है? यह सवाल भी है। और अगर यह है तो क्या उभय पक्षों को न्याय मिल गया? न्याय की मूल अवधारणा का
इसमें कितना सम्मान है। यदि विभिन्न न्यायाधिकरण इसे न्याय कहते ही हैं तो फिर उसके लिए 31 साल का समय। पूरी बहस में मैं आपको एक वाक्य के साथ छोड़े जा रहा हूं कि देरी से मिला न्याय भी अन्याय है। और इस मामले में न्याय की कानूनी अवधारणा न्याय की नैतिक अवधारणा को कितना संतुष्ट कर रही है, आप सबको इसका उत्तर तलाशने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। इसका उत्तर ही देश के निवासियों की, देश के हित चिंतकों की और देश के दुश्मनों की मंशा को, उनकी मनोदशा को आगे से आगे संतुलित करने और दिशा देने का प्रयास करेगा। हम सब देश की मजबूती के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए जिम्मेदार नागरिक हैं और अपनी जिम्मेदारी का एहसास हम सबको होना चाहिए और इस एहसास के साथ हम सबको इसके लिए यथोचित चिंतन व प्रयत्न करना चाहिए।